Hello, it's me. Long time no see. This is episode 197 of the जिन का सीरीज। गर्मी का तूफान है फिर भी हमारी एपिसोड्स आ रही हैं। और ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट इन दिस वेदर, बी कीप हाइड्रेटेड and keep a check on your mineral intakes like potassium, etc. etc. बहरहाल वो तो एक अपनी जगह थी बात। कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजर रही है? और मैं बहुत दूर इस वीडियो में लग रहा होता हूँ, लेकिन उसमें होता ये है कि जब मैं टेक लगा के बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा पेट जो है ना और आगे निकल आता है। बहरहाल उससे हमारी कंटेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस दफ़ा भी काफ़ी सारी स्टोरियाँ आई हैं और अब तक जो लोग लिख रहे हैं कि भाई उनकी फ़ीचर क्यों नहीं हुई, भाई हो जाएगी यार। और व्हाट्सएप का ये है कि यार वो फ़ोन के साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, तो उसका बैकअप निकालने में वो लगे हुए हैं और जैसे ही कुछ हो जाएगा तो वो भी आ जाएंगी। तो विद दैट सेड, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। पहली स्टोरी जो है वो हमारी आ रही है आयशा साहिबा से। और आयशा साहिबा ये बताती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो चकवाल के अंदर काम करते थे 2019-20 की अराउंड। और ये हैं साइकोलॉजिस्ट। इनकी थी जॉब रिलेटेड टू प्रिजन साइकोलॉजी। तो प्रिजन साइकोलॉजिस्ट थे और ये सब जेल चकवाल में इनकी पोस्टिंग थी। 2019-20 की बात है और कंट्री साइड में ये जगह है और मतलब हर तरफ खेत वेत हैं और इस तरह का सीन है। कहने का मकसद ये है कि मतलब बड़ी सिक्लूडेड सी जगह है। और जहाँ ये थे, इनके क्वार्टर्स थे, वो भी बड़ी एक मतलब ऑब्वियसली कंपाउंड से हट के यानी जेल से हट के है। और वो भी बड़ी सिक्लूडेड सी जगह है, तो ऐसे आना जाना किसी का होता नहीं है। अब ये कहती हैं कि एक रात सर्दियाँ थीं और इतनी मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि चकवाल वगैरह साइड पे अच्छी खासी सर्दी होगी, कराची वाली नहीं होगी। तो वहाँ ये सो रहे थे और इस तरह सो रहे थे कि इन्होंने अपने ऊपर ही ब्लैंकेट डाला हुआ था। अब कहते हैं जनाब कि वो मतलब सो रहे हैं, कोई टाइम होगा 2:30-3, मतलब टाइम लेट था, मतलब आधा पता नहीं। इन्होंने करवट बदली, मतलब सीधे लेटे हुए या इस तरफ लेटे हुए इस तरफ टर्न करके। अब जब इन्होंने करवट बदली और बदलने के बाद बस मतलब ऑब्वियसली ब्लैंकेट हट गया और सब कुछ हुआ, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो कि कद में लंबा है काफ़ी, और वो खड़ा हुआ है और लिटरली इनके सर पे खड़ा हुआ है और वो बस इनको देख रहा है। उसने एक बड़ा सा क्लोक सा कुछ पहना हुआ था, यानी कि एक चादर सी उस पर डली हुई थी और सिर्फ इतना पता चल रहा था उसके नीचे पैर है और वो इनके सर पे खड़ा हुआ था। अब ये कहते हैं कि ऑब्वियसली नींद में थे, इग्नोर करने की कोशिश की इस तरीके से, और ख्यालात भी कि ये कुछ कर ना रहे, कुछ हो ना जाए। और फिर ये ख्यालात कि कोई कॉलीग होगा, कुछ होगा। लेकिन बात ये थी कि वो जगह बंद थी, कमरा इनका बंद था, लॉक था, और वो जो भी था वो फजर की अजान तक खड़ा रहा और फजर की अजान होते ही वो गायब हो गया। अब ये कहते हैं कि ये एक इंसिडेंट इनके साथ वहाँ हुआ जिसका कोई सर पैर नहीं, और ऑब्वियसली एक बड़ी गार्डेड जगह थी ये। तो कौन कैसी और बंद कमरे के अंदर जिसको ताला लगा हुआ है कहाँ से आ गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और उनसे ज़रूर पूछिएगा कि उस जगह के बारे में और कुछ लोगों से कुछ सुनने को उनको मिला। ऑब्वियसली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इस तरह की बात करना भी वियर्ड हो जाता है, क्योंकि फिर लोग आप पे शक करने लग जाते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट बने हुए हैं लेकिन आप क्या साइकोलॉजिकली ठीक हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर, लेकिन उनसे पूछिएगा ज़रूर। बहरहाल अब अगली कहानी
जो इस वक्त आ रही है वो फैसलाबाद से आ रही है। और तारिक साहब वहाँ लिखते हैं कि 2009 की बात है और ये अमीन टाउन में नए नए शिफ्ट हुए थे। इस घर में ड्राइंग रूम जो था उसमें इनके कज़न सोया करते थे और नए नए शिफ्ट हुए थे तो ऑब्वियसली नया शिफ्ट का मतलब यही हुआ कि अभी चीज़ें प्रॉपर सेटल्ड नहीं थी, लोग मानूस नहीं थे घर से। और जिस तरह होता है ना कि कुछ सन्नाटा जब हो जाता है तब भी आपको फिर एहसास होता है। मिसाल है कि जैसे फॉल्स सीलिंग्स वगैरह में या ऐसी जगह जहाँ डक्ट्स होते हैं तो वो सन्नाटे में आवाज़ें आती हैं उनमें से टक टिक करके, तो वो मतलब एसी या वो गर्मी से या ठंडक से कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब मानूस नहीं होते। खैर, ये कहते हैं कि इनके कज़न ड्राइंग रूम में सो रहे थे। अब वहाँ ये सोते हुए इनकी रात में आँख खुली कि करीब में ही बाथरूम जो था, वॉशरूम जो था, उसमें नल पानी का खुला है और पानी बह रहा है। अब ये आवाज़ सभी जानते हैं। ये उठ के वहाँ गए कि भाई कोई पानी खुला, मतलब नल खुला छोड़ गया, क्या सिलसिला है। ये बाथरूम पहुँचे, वहाँ जाके जब देखा तो कोई नल खुला, सब बंद था, पानी वानी भी नहीं था, सब खुश्क था। तो अजीब इत्तेफाक, ये वापस जाके लेट गए। अब कहते हैं ये वापस जाके लेटे तो इनकी जैसी आंख लगी तो किसी ने पैर इनका हिला के इनको जगा दिया। इन्होंने इधर उधर देखा, कोई इनको नजर ना आया। अब ये कह रहे हैं कि ये फिर इन्हें लेटने की कोशिश की तो फिर ये हरकत हुई कि एकदम से इनका पैर हिला और कोई दिख ही नहीं रहा। अब जब हुई तो ये कहते हैं कि पहले तो मतलब ऐसे उठा देखा और लेट गए, लेकिन अब जब फिर से झटका लगा तो अब बाकायदा उठ के इन्होंने देखा तो ये कहते हैं कि एक आदमी खड़ा था जिसके बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन तक आ रहे थे और उसका कद भी अच्छा खासा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो सिर्फ इसको देख रहा था। ये कहते हैं कि ये इस हालत में आ गए कि इनको समझ में कुछ ना आना, मतलब देख के हक्का बक्का रह गए। और इसी हालत में इन्होंने फिर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो अचानक से पढ़ते के साथ ही गायब हो गया। और ये उठे और वहाँ से निकल के एक दूसरे कमरे में जाके लेट गए। ये कहते हैं जनाब ये बात तो आई गई हुई, लेकिन फिर इनके एक मामू एक दफ़ा रहने आए और फिर वो ड्राइंग रूम में सोए। उस वक्त सारे घर वाले छत पे सोया करते थे और वो अकेले नीचे सो रहे थे। फिर उनके साथ कुछ हुआ जिसकी वजह से वो भाग के ऊपर छत पे रात में पहुंचे और इवेंचुअली इनको ये घर छोड़ना पड़ा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अब तीसरी स्टोरी जो आ रही है वो मेरे ख्याल चीचा वतनी से आ रही है। और ये जिन साहब ने भेजा है उनके भाई की कहानी है। ये लोग रहते इस्लामाबाद में हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इनका भाई पढ़ रहा है और खाला के घर पे चीचा वतनी में होता है। अब इनकी खाला के घर की छत पर एक कमरा था जो इंडिपेंडेंट था, मतलब ऑब्वियसली छत पे आप आएंगे फिर उस कमरे में जाएंगे तो वो मतलब कटा हुआ था। वो कमरा इनके कब्जे में था, इनके भाई के। वो रात भर मतलब वहाँ पढ़ते भी थे, सोते भी थे, जो भी था उनका वो अपना डेजिग्नेटेड पॉइंट था। अब अमूमन रात में इनको कोई तंग नहीं करता था। अब ये रात को कोई 2:30-3 बजे ऊपर थे, लेकिन मोबाइल में गेम खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे मतलब, तो ध्यान इनका फ़ोन पे था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब ऑब्वियसली आप अपने घर में छत पे कमरे में हैं तो मतलब खुला हुआ है, डज़न्ट मैटर हवा वगैरह के लिए। इनको एहसास हुआ कि कोई इनको देख रहा है तो इन्होंने उठ के जब देखा उस टाइम पे तो अचानक से इन्होंने देखा दरवाजे की तरफ तो इनकी कज़न जो एक खातून है वो खड़ी हुई थी और वो इनको देख रही थी।
अब ये ऑब्वियसली रात का पहर और मोबाइल में लगे-लगे एकदम से आप कुछ देखें तो आप झटके में आ जाते हैं। तो ये झटके में आ गए और मतलब डर गए। इन्होंने उस पे चिल्लाना शुरू कर दिए कि पागल हो गई हो क्या? ये कोई टाइम है डराने का? और मतलब क्या काम है? ऊपर क्यों आई हो? और इस वक़्त सारा घर बंद होता है वगैरह-वगैरह। वो वापसी चली गई। अब जब वो जाने लगी तो ये उनके पीछे उठ के गए कि भाई ये क्या मज़ाक था? क्यों आई हो? कोई काम है तो बोलो, मतलब मसला क्या है? ये कमरे से बाहर निकले। तो कमरे से बाहर निकल के इधर-उधर देखा तो कोई दिखा नहीं, वो कहाँ गई? कमरे में वापस आए तो वो एक कमरे के कोने में ज़मीन पे उकड़ू बैठी हुई थी घुटनों पे, मतलब उकड़ू बैठी हुई थी। अब ये कहते हैं जनाब कि इनको और कुछ मतलब हुआ कि भाई तुम मतलब वहाँ से यहाँ आ गई, मतलब जा क्या रही हो? मतलब क्या मसला क्या है तुम्हारा? तो अब जब ये इन्होंने बात उससे की और उसका चेहरा थोड़ा आगे बढ़ के देखा, तो बज़ाहिर तो वो इनकी खाला की बेटी थी, लेकिन उसकी आँखें जो थीं, उनका जो फ़ासला दोनों के बीच में, आँखों के बीच में था, वो थोड़ा ज़्यादा था। थोड़े नाक के नक्श थोड़े फ़र्क थे, हल्का-सा फ़र्क था। ऐसा फ़र्क तो दूर से आप नहीं देख सकते, करीब जाके ही पता चलता है कि मतलब ये वो आदमी नहीं है। इनको तब एहसास हुआ कि वो जो औरत इनके पास इस वक़्त मौजूद है, वो इनकी मतलब खालाज़ाद बहन नहीं है। अब ये जनाब इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और ये कहते हैं कि वो एकदम से गायब हो गई। अब किसी भी सूरत अब घर नीचे बंद है और सब कुछ उतरने का मतलब किस तरह करें, तो हिम्मत करके ये दोबारा सो गए। और ये मैं आपको बताऊं कि हाफिज़ुल कुरान भी है, तो इनकी हिम्मत हम लोगों से तो शायद ज़्यादा ही है। अब ये उस बेड पे सो गए। अब ये कहते हैं कि एकदम इनकी थोड़ी देर में फिर आँख खुली और वही लड़की खड़ी हुई थी और उसने इनकी रान के ऊपर ज़ोर से मतलब हाथ रखा और दबाया। और ये कहते हैं जनाब कि ये मतलब मतलब दुआएं पढ़ने लगी, लेकिन ये पढ़ने लगी और उसने इनको मारना शुरू किया, यानी वो इनको मार रही थी। और ये सिलसिला इनका फजर तक चला, जिसमें उनका उस खातून के साथ उस चीज़ के साथ मुकाबला होता रहा। ये दुआएं पढ़ते रहे, आयतें पढ़ते रहे, सूरे पढ़ते रहे, और वो इनको मारती रही और उससे जान छुड़ाने के लिए कुछ पढ़ते, फिर वो हटती, फिर वो आती, करते करते फजर हो गई। अब ये कहते फजर होते हुए ही एक दबाव जो फील हो रहा था, एक वो ख़त्म हुआ और फिर लोग उठने लगे, घर खुलने लगा। अब ये कहते हैं कि अभी भी वो कभी कभी मुझे रात में दिखती है या नज़र आती है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं अपनी पढ़ाइयाँ करता रहता हूँ और वो सिर्फ मुझे देखती भी चली जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और सवाल ये है भैया कि कमरा तो बदला जा सकता है, क्योंकि इन चीज़ों का इफेक्ट तो होता है। और घर वालों से आपने डिस्कस किया तो उन्होंने क्या कहा इस बारे में? क्या उस घर में ऐसे मसले हैं, या हो सकता है कि आप जिस जगह पे रुके हुए हो वो जगह उसकी हो? बहरहाल ये तो खैर आप लोग बेहतर जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे दोस्त मुदस्सिर साहब लिखते हैं और ये बताते हैं कि 2012 में ये अमेरिका गए थे पढ़ाई के लिए, मास्टर्स करके आए थे। और ये मास्टर्स इन कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर इन्होंने डिग्री ली हुई है। विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर ये तालिब इल्म थे 2012 के अंदर। और उधर का ये वाक़या बता रहे हैं कि एक फ़िस्क हॉल और एक थिएटर उसके साथ अटैच्ड है, म्यूज़िकल थिएटर, जो कि काफ़ी तारीख़ी है। और मेरे ख़्याल है थिएटर का नाम विल्नर थिएटर है शायद। बहरहाल तो फ़िस्क हॉल और विल्नर थिएटर से इनका गुज़र होता था और उसके बारे में ये काफ़ी कहानियाँ सुनते रहते थे, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉन्टिंग्स इन अमेरिका और इस तरह की लिस्टों में इस जगह का नाम आता रहता है। बहरहाल
अब ये कहते हैं कि ये कहानी तो नहीं ने सुनी हुई थी कि एक कहा कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रिशियन का भूत है जो थिएटर की लाइटें ऑन ऑफ करता है। और एक और भी कहानी इन्होंने सुनी हुई थी, बहरहाल के कोई साहब थे, उन्होंने अपनी फियांसे को मार दिया था। और उसका कोई पियानो था या कुछ था, वो इनको डोनेट हो गया था किसी तरीके से। तो ये सारी बातें और दीगर बातें जैसे कैंपस पे होती हैं, वो हुई हुई थी। अब ये कहते हैं कि जनाब, मैं रात अगले दिन का कोई पेपर था कि एग्ज़ाम था, और रात के वापसी अपने डॉर्म जा रहे थे जहाँ पे रुके हुए थे। तो 11 साढ़े 11 बजे ये वहाँ से इस एरिया से गुजर रहे थे। अब कहते हैं कि थिएटर था, म्यूजिकल थिएटर था वहाँ, मेरे ख्याल है वहाँ से पियानो की आवाज़ें आने शुरू हुई जब ये गुजर रहे थे। और ये कह रहे हैं कि रात का इस टाइम पे वहाँ कोई भी नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी टाइप जगह है, वैसा सच कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, सब लॉक्ड और बंद है। ये चलते हुए जा रहे थे, इनको पियानो बजने की आवाज़ें आई, और ये खुद से उस म्यूज़िक की तरफ जाने लगे और उस थिएटर के पास, फिस्क हॉल या थिएटर के पास ये पहुँचे। अब एक वक्त ऐसा है कि ये कहते हैं कि वो जो धुन थी वो मैं गुनगुनाने लगा, और उसके बाद इनको समझ इनमें नहीं आया कि ये चलते जा रहे थे, लेकिन ये एक दरख्त तक पहुंचते थे, और चलते हुए जब जाते थे फिर फिस्क हॉल पहुंचते थे, और फिर अब चलने लगते थे अपने हॉस्टल डॉर्म की तरफ, और फिर एक दरख्त पे पहुंचते थे, और फिर चलने लगते थे तो फिर फिस्क हॉल पहुंच जाते थे। यानी कि एक घन चक्कर में घूमे जा रहे थे, एक एक जगह से दूसरी जगह बस जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जाने, जबकि इनका इरादा उधर का नहीं था, ये कहीं और जाना चाहते। और कोशिश ये किए जा रहे हैं कि मैं अपने कमरे तक पहुंच जाऊं, लेकिन ये एक ही जगह के चक्कर काटे जा रहे थे, और एक धुन गुनगुना रहे थे जो वो पियानो की इनको आ रही थी। इतनी देर में ये कहते हैं कि जो दोस्त इनके साथ जहाँ ये गए, के यहाँ पढ़ने गए हुए थे किसी और दोस्त के यहाँ, वो दोस्त भी वापस आ रहा था, उसने इनको देखा और इनके कंधे पे जोर से हाथ मारा कि भाई ये क्या कर रहे हो, रात के अंदर क्या चक्कर काटे जा रहे हो। इन्होंने उस वक्त बताया कि मतलब समझाने की कोशिश की, लेकिन इनको होश समझ में नहीं आ रहा था इनके साथ हो क्या रहा है। तो उसने कहा कि मेरी तबीयत कुछ अजीब लग रही है, मुझे अपने मेरे मतलब फ्लैट तक या हॉस्टल तक छोड़ दो। वो लड़का इनको लेके गया और उस हॉस्टल तक इनको छोड़ के आया, बिठा के आया, और फिर वो रात में जब निकला तो ये कुछ बता रहे थे या समझा रहे थे, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, और वो इनको छोड़ के निकल लिया। अगले दिन ये उस जगह के ऑफिस गए और पूरी स्टोरी सुनाई कि भाई ये क्या चक्कर है, रात में ऐसे म्यूज़िक बज रहा था, तो कौन है क्या है। जिस पे इनको वहाँ के लोगों ने और रिसेप्शन और डीन जो भी इंचार्ज था, उसने इनको बताया कि भाई वो जगह सील्ड होती है, रात में पर्दे खिड़की सब बंद होता है, और वहाँ कोई रात के जिस टाइम पे आप बता रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं सकता जैसा आप कह रहे हैं। तो आपको गलत फहमी हुई होगी कि वहाँ कुछ बज रहा था। इस जगह के ऊपर ऐसे ही मैंने रैंडम नेट पे सर्च किया था, तो मुझे मिला कि लोगों ने वहाँ बताया है कि हॉल के अंदर भी रैंडमली कभी कभी पियानो बजने की आवाज़ आती है, और लोग जाते हैं उस हॉल के अंदर। बाहर से ऐसा लग रहा होता है कि कोई अंदर बजा रहा है, रोशनी है, लेकिन जैसे ही आप कमरे में मुड़े तो कोई आवाज़ नहीं होती, अंधेरा होता है, सन्नाटा होता है। लेकिन आप वहाँ से चल के जाने लगे तो वो पियानो फिर बजना शुरू हो जाता है। तो थैंक यू मुदस्सर भाई फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और उम्मीद है कि अब तो खैर ये पुरानी बात है, लेकिन उम्मीद है कि इसके अलावा आपके साथ वहाँ कुछ नहीं हुआ होगा। अब जो रिजवान साहब तीसरी कहानी भेज रहे हैं, ये बड़ी
इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी कंफ्यूजिंग भी है। अब कंफ्यूजिंग मैं क्यों कहता हूँ, वजह ये है कि ये चीज़ मैं वेरीफाई कहीं से नहीं कर सकता। ना इस तरह का मैंने कभी तस्वुर सुना है, लेकिन हाँ, जिस चीज़ पे ये हिंट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़ भी होती हैं, सब कुछ ये होता है। लेकिन अब वही बात है कि जर्मनी की ये चीज़ बता रहे हैं, तो मैं तो वहाँ हूँ नहीं, तो मैं इतना कुछ वहाँ के माहौल और वहाँ के रूमर्स और वहाँ की लेजेंड्स और ये सब चीज़ों को जानता नहीं। तो वहाँ से मुंसलिक लोग जो जिन चीज़ों को जानते हैं, वो मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उन पे फिर मज़ीद इस पे बात की जा सकती है। भारत, ब्लैक फॉरेस्ट जो था, ये एक मशहूर जगह है। इधर कोई ऐसी चीज़ नहीं है और बहुत पुराने ज़माने से ये जगह बड़ी मशहूर है। और इसी तरीके से जर्मनी भी एक पुरानी कंट्री है, ओल्ड वर्ल्ड कहलाती में आती है। तो इधर की एक और ये अपने दोस्त की स्टोरी बता रहे हैं, एलायस की, जो कि एलियस है, एलायस है, बहरहाल जो भी है। आ, ये एक अर्बन प्लानर हैं जो कि लीपजिग में रहते हैं। ये मुझे नहीं पता कहाँ है, बहरहाल जर्मन शहर है कोई। और ये कहते हैं कि ये इनके कॉलीग जो है, उनके पक्के दोस्त हैं। वैसे इनकी इनसे दोस्ती है, लेकिन उसके ज़्यादा बेस्टी हैं कह लें। अब 2019 में कोई गैलरी खुली थी, वही जो हाई एंड गैलरीज होती हैं, पेंट आर्ट वगैरह वाली टाइप की। उसमें एलायस साहब मौजूद थे। ये एक अर्बन प्लानर थे, इनके भी कोई एग्जिबिट्स थे या कुछ होगा, किसी चीज़ में इनका इंटरेस्ट था, ये वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे कोई डॉक्टर साहब इनको मिले, इनका नाम वोगेल करके कुछ बता रहे हैं। और एक सिल्वर, बड़े मियाँ थे और सिल्वर केन के साथ मौजूद थे, और ये मैथमेटिक्स की बातें किए जा रहे थे इनके साथ। अब ये क्योंकि एक उसी अ, क्या मकतब फ़िक्र की बात से ताल्लुक़ रखते थे, तो इन्होंने उनके साथ एक अच्छी बातचीत शुरू होने लगी और फिर एक तस्करा हुआ जो कि था अनसीन ग्रिड के ऊपर। अब ये अनसीन ग्रिड क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अपेरेंटली दिस इज़ सम कॉन्सेप्ट जो मुझे कोई बेहतर बता सकता है तो बता दे। अब ये कहते हैं कि इन साहब से इनकी बातचीत बढ़ गई, इन बड़े मियाँ से, और अक्सर इनसे बातचीत रहती थी और मुलाकातें होती थी। कभी डिनर पे मुलाकात होती थी और एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफ़ी मतलब अच्छी बातचीत रहने लगी और काफ़ी टॉपिक्स पे इन डेप्थ इनसे बात होती थी। काफ़ी ये एक साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले आदमी थे। फिर उन्होंने इनको बताया कि एक इनकी एक सोसाइटी है, फ्रेटर्नल सोसाइटी ऑफ बिल्डर्स जिसको ये कह रहे हैं। और उस सोसाइटी में आएँ और हिस्सा लें, और जिस तरीके से आपने सुना होगा फ्री मेसन और ये सब कुछ, तो इस तरह का ये कोई क्लब था जिसका हिस्सा बनाने के लिए इनको इन्होंने कहा। और जब किसी क्लब मेंबरशिप में जाते हैं तो उसके कुछ तरीके, तौर तरीके होते हैं, कोई कुछ करवाता है, कुछ करवाता है। अमूमन जैसे कोई डॉक्यूमेंट साइन होगा या कुछ होगा या कोई स्पीच, मतलब हर जगह के अलग अलग सिलसिले हैं। तो कोई नई बात नहीं है ये, और हमारे लिए थोड़ा वियर्ड हो सकता है। इनकी सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं है कि उनके अलग ड्रेसेस होंगे, मीटिंग के लिए साल में एक मीटिंग होगी उसमें वो पहन के आएंगे वगैरह वगैरह। अब बहरहाल ये उनको किसी जगह पे एक प्राइवेट लॉज में लेके गए जहाँ पे ये मीटिंग होनी थी। और जब ये इस लॉज में पहुँचे तो कहते हैं कि उस लॉज के बेसमेंट में एक रास्ता जा रहा था, उसमें नीचे इनकी कोई गैदरिंग रूम था या मेंबरशिप रूम था। तो अभी कहते हैं ये सीढ़ियों से उतर रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब एक तो बेसमेंट होता है ना, ये एक मंजिल नीचे उतर है, ये तो उतरता ही चला जा रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई मील, एक मील नीचे उतर गए ज़मीन के अंदर। और उतरते हुए देख रहे हैं कि साइडों पे यानी दीवारों में अ, तांबे के, कॉपर ब्रास के डब्बे हैं और वो जमा रखे हुए हैं हर तरफ। और वो एक समझ लें पूरी दीवारों में वो लगे हुए हैं और वो उसके हिसाब से नीचे उतरते जा रहे हैं। अब नीचे जाके इनको लगा कि भाई ये बाइबल वगैरह पे हाथ रखवा के और कुछ
करवाएँगे, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसे कमरे नीचे उतरते चले गए, तो एक ऐसे कमरे में उतरे जहाँ पे कोई आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी, और एक वो वाला आलम था जहाँ पे आप समझ लें कि कोई किसी किस्म का आपका अपने वजूद के अलावा कुछ आउटसाइड फीलिंग नहीं आ रही थी। आप किसी ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पार्किंग बहुत नीचे हो, 3 मंजिला, 5 मंजिला, तो आपको महसूस होगा एक सेंसरी डेप्रिवेशन महसूस होगा। इधर-उधर एटमॉस्फेयर की आवाज़ें, हवा की आवाज़, परिंदों की आवाज़, चहलकदमी की आवाज़ एकदम से ख़त्म हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी दिल की धड़कन की आवाज़ें खुद अपने कानों में आ रही हैं, मतलब उस तरह का फीलिंग। अब ये कहते हैं कि जनाब ये साहब ये उस कमरे में उतरे और इनको महसूस होने लगा कि इस तरह का कैफ़ियत आने इनके ऊपर लगी, जैसे कि इनको कहीं से कोई भी चीज़ महसूस नहीं हो रही, आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, सेंसेस इनके काम नहीं सही कर रहे। तो इनके सर पर लाके जो डॉक्टर साहब थे बड़े मियाँ, उन्होंने एक मेटल का डब्बा, यानी वही तांबे वाला वो कॉपर का डब्बा इनके सर पे रख दिया। अब ये कह रहे हैं कि जी सन्नाटा, और वो डब्बा इनके सर पे रखा हुआ है, और ये कहते हैं कि मुझे महसूस होने लगा जैसे डब्बा वाइब्रेट कर रहा है, और इन्होंने आंखें इनकी बंद करा हुई हैं और ये सर पे इनके डब्बा रखा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जी वो वाइब्रेट हो रहा है, जैसे उसमें कुछ है, वो हिल रहा है, और फिर एहसास होता है इसी हालात में कि वो वाइब्रेट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है डब्बे के अंदर से कोई बहुत धीमी आवाज़ में कुछ बोल रहा है, और वो आवाज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ बोल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो बोल कौन रहा है। फिर ये कहते हैं आखिर में ज़हन में आँखें बंद है, तस्वीरें आना शुरू हो गईं, और आँखों के सामने ऐसी चीज़ों की तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे बिल्डिंग जो इन्होंने कभी देखी ना हो, कोई शहर जो इन्होंने कभी तसव्वुर ना किया हो, उस तरह की चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, जो कि अब ऐसा तकलीफ़देह हो रहा था। सर में दर्द, मतलब आँखों में दर्द, इस तरह का सिलसिला। और उसके बाद जब ये इनके ऊपर से वो चीज़ हटी, डब्बा हटाया गया और इन्हें ये आँखें खुलीं, तो ये कहते हैं कि इनको एक ऐसा महसूस हुआ कि इनकी होंठ के पीछे की तरफ कुछ अजीब-सा निशान बन गया है, और इनको लोगों ने लिविंग पिलर बोलना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि जनाब इस दिन के बाद से इनको आर्किटेक्चर में मतलब बड़ा काम आने लगा, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, बड़ी तरक्की होने लगी, और सब कुछ होने लगा। फिर इनसे कहा गया कि आपको अगर आगे बढ़ना है सोसाइटी में, लेवल 2 पे आना है, तो उसके लिए आपको कोई पर्सनल चीज़ लानी पड़ेगी, ऐसे किसी शख्स की जो उसको जिससे आपको कोई लगाव हो, कोई मोहब्बत हो। इन्होंने क्या किया, इनके पास कुछ ख़ास था नहीं, इनकी अपनी बहन की एक फ़ोटो रखी हुई थी, इन्होंने उसको वो दे दी, और इसी तरह वो एक कॉपर के उस डब्बे के अंदर डाल के दीवार में लगा दी। अब ये घर चले गए, और फिर बाद में इनकी बहन की कॉल इनको आती है कि मुझे वहशत हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे कोई मेरा पीछा कर रहा है, जबकि घर में कोई दिख नहीं रहा। आईने के सामने से गुजरती हूँ तो मुझे लगता है आईने के बीच में से मुझे कोई देख रहा है, और इस तरह की वो बातें करने लगी, बिल्कुल हवन्नक हुई भी और भयानक हुई भी। इनको कुछ समझ में आने लगा कि ये मैंने जोश में ये सब कुछ कर तो दिया, लेकिन ये लोग तो कुछ अलग ही हैं, मतलब ऐसी सोसाइटी मैंने कभी पहले देखी नहीं। और फिर इनको एहसास हुआ कोई कोई जादू टोने का चक्कर तो नहीं है। जैसे ही मैंने बहन की फ़ोटो दी, बहन की ज़िंदगी हराम हुई हुई है, मतलब सो नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही। बहरहाल इन्होंने फैसला किया कि मैं इस क्लब से जाके वो फ़ोटो वापस निकाल लूँगा। एक दिन ये निकालने गए तो इन्होंने देखा कि कोई अजीब सी सांप-नुमा चीज़ की तस्वीर लगी हुई है, जिसको एक तरीके से ये लोग खड़े हुए ऐसे उसके सामने खड़े हुए, ऐसे उसको पूज रहे हैं। अब उसको पूछते हुए देख के कुछ इनको अजीब लगा, और इन्होंने फिर फैसला पक्का कर लिया कि मैं भी अपनी जान छुड़ाऊँ, पता नहीं किन लोगों के मुँह लग गया हूँ मैं। जबकि फ़ायदा तो इनको हो रहा था, जैसे ये बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। अब एक दिन ये चुपचाप, जब ये कहते हैं ख़ास रात थी,
और जियोमेट्रिक सिग्निफिकेंस की, तो कोई क्लब हाउस में ही था, तो ये चुपचाप घुस गए और उन्हीं ने अपनी बहन का डब्बा उठा लिया। जब डब्बा खोला तो उसमें जहाँ फोटो रखी हुई थी उसकी जगह पे एक दांत पड़ा हुआ है, जिसको ऐसा लग रहा है कि अभी किसी के मुंह से निकाल के उसमें डाला है, और उस पर खून भी लगा हुआ है और गीला भी है। बहरहाल ये देख के तो इनकी जान निकल गई, क्योंकि इनकी बहन का डब्बा था और मामला ये ठीक नहीं था, क्योंकि बहन का भी कोई दांत गायब था, और ये देखने के बाद तो इनके होश उड़ गए थे। उसको तो इन्हीं ने जहाँ पे भेजा ही भेजा, उसके बाद ये भी चुपचाप वहाँ से भाग गए और बिल्कुल ही गायब हो गए। नौकरी काम छोड़ के किसी और काम में लग गए और कहीं वीराने में जाके काम करने लग गए। लेकिन आज भी ये कहते हैं भाई कि वो जो वोगल साहब आते थे और वो अपनी सिल्वर केन ज़मीन पे रखते थे, तो ख़ास एक आवाज़ आती थी उसकी। आज भी अक्सर रात में मैं अकेला होता हूँ तो कमरे के दरवाजे के बाहर वो केन टैप करने की आवाज़ आती है, क्योंकि उन लोगों ने जब ये गायब हो भागने की कर रहे थे तो उनको सिर्फ ये कहा कि आप एक पिलर हैं, आप अभी जा रहे हैं, बाद में वापस आ जाएंगे, तब भी पिलर ही रहेंगे, और लिविंग पिलर इनके हमेशा ही रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड people can let me know what they think of this story, खासकर this last one, because first time I've come across this cult वाली चीज़। तो if someone knows about this, has heard about this, to let me know। अब ये तो कुछ कहानियाँ थीं जो कि जर्मनी और पोलैंड की थी। अब वापस आ जाते हैं अपने ही इलाके पे, और ये जो कहानी आ रही हैं, दो आ रही हैं, वकार भाई ने हमारे भेजी हैं, और ये कहते हैं कि 2 साल पहले, जिनका ताल्लुक एक पंजाब के छोटे से गांव से है, लेकिन इनके साथ 2 वाकयात हुए हैं। अब 2 साल पहले की जो ये बात कर रहे हैं, ये लाहौर में इनके साथ हुई, क्योंकि लाहौर में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और एक रात ये किसी दोस्त के साथ किसी शादी या किसी चीज़ को अटेंड करके वापस आ रहे थे किसी करीबी इलाके से, और ये मोटरवे पे थे। सर्दियों की रात थी, धुंध थी काफ़ी, और ये दोनों गाड़ी में अकेले थे, आपस में थोड़ी बहुत गपशप कर रहे थे ताकि जागते रहें। और बकौल इनके कि वापसी में मतलब 2 बजे का वक्त हो गया होगा, और ये मतलब गाड़ी चला रहे हैं और चलते हुए आ रहे हैं और सब चल रहा है। रास्ते में कभी कभी कोई गाड़ी गुजर जाती थी या कोई ट्रक आ जाता था, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं था। ज़्यादातर सन्नाटा ही था, और धुंध की वजह से थोड़ा स्लो चलानी पड़ रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता था। हमज़ा इनका दोस्त गाड़ी इनकी ड्राइव कर रहा था, और ये पैसेंजर सीट पे बैठे हुए थे और बातें चल रही थी। अब ये कहते हैं ये अपना जा रहे हैं, फिर अचानक से हमज़ा जो कि इनके दोस्त ने थे, उन्होंने गाड़ी स्लो की और कहा कि आगे कोई खड़ा हुआ है। धुंध में मतलब क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई शख्स खड़ा हुआ लग रहा है, और लाइटें ये मारते हुए अपनी जा रहे थे और स्लो होते गए। अब जैसे जैसे करीब आने लगे तो फिर इनकी आपस में बातचीत शुरू हुई कि मतलब ठंड में, धुंध में, ये कौन, मतलब कोई परेशानी में ही बंदा कोई खड़ा होगा, और मतलब ऐसा क्या सिलसिला हो गया। तो ये स्लो होके उस बंदे के करीब जाने लगे, पूछने के लिए कि खैरियत तो है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, कि वैसी कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही, कुछ नहीं नज़र आ रहा, वो बंदा खड़ा हुआ है। तो ये वहाँ तक पहुँचे और थोड़ा सा शीशा उतारा। वो कहते हैं कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई आदमी था, और वो खड़ा हुआ था, और इन्होंने उस वक्त पूछा उससे रोक के कि आपको मतलब कहीं खैरियत है, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, और मतलब
कहीं जाना है, कुछ करना है? तो ये सब पूछा। उसने सिर्फ़ इशारतन कहा कि मुझे आगे तक जाना है और कहा कि मुझे आगे जाना है। अब इन्होंने अज़्यूम किया कि भई आगे गाड़ी ख़राब है या कोई जगह है, इसको वहाँ तक जाना है, बंदा ठीक-ठाक ही लग रहा है और बिठा लिया उसको। अब ये कह रहे हैं जनाब कि हम निकल पड़े। अब अजीब सिलसिला था, एक आदमी उठा लिया, उसकी आवाज़ भी कुछ अजीब-सी थी और बकौल इनके कि गाड़ी में उसके बैठते के साथ ही एक अजीब-सी ठंड भी आ गई थी गाड़ी में। लेकिन वो हो सकता है कि भई गाड़ी खोल बंद करने में भी हो सके। तो अब वो पीछे बैठ गया और ये लोग चल पड़े। अब कहते हैं जी बिल्कुल सन्नाटा गाड़ी में चल रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। फिर अचानक से हमज़ा साहब ने बोला कि भैया आपकी गाड़ी कहाँ ख़राब हुई है? किधर तक, मतलब आपको उतरना कहाँ है? कितना आगे जाना है? मतलब एक बात छेड़ी। अच्छा, इनकी खुद की हिम्मत वक़ार साहब की मुड़ने की नहीं हो रही थी, लेकिन इस बात पे कोई जवाब जब नहीं आया तो उन्होंने पलट के पीछे देखा, तो पीछे कोई था ही नहीं। घबरा के उन्होंने हमज़ा को बोला। फिर हमज़ा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? शीशे में देखा कोई नहीं और पलट के जब देखा तो कोई नहीं और गाड़ी रोक के ये दोनों उतर गए। गाड़ी में भी एक अजीब-सी स्मेल आने लगी, लेकिन बंदा जो था, वो जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बिठाया था, वो गायब हो चुका था। अब ये अपने एक दूसरे को तसल्लियाँ देते रहे और फिर दुआएँ वगैरह पढ़ के और फिर बैठे, क्योंकि अब वहाँ खड़े हुए इनको डर लग रहा था कि वो तो बंदा गायब हो गया, लेकिन हम कहाँ वीराने में खड़े हुए साइड पे लगा के, तो ये लोग दोबारा गाड़ी में बैठे और गाड़ी भगाते हुए निकल लिए। अब ये कहते हैं 5 मिनट गाड़ी में बैठने के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे कि मेरे पीछे वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है। कह रहे थोड़ी देर के बाद ये महसूस होने लगा कि कोई पीछे बैठ के एक साँस ले रहा है और वो आहिस्ता-आहिस्ता साँस लेने वाला पीछे से इस तरह करीब आ जाती है ना सीट के आगे वाली, करीब आ गया, अब यहाँ कोई साँस ले रहा है। अब ये कहते हैं कि गाड़ी तेज़ी से चल रही है और हम इस चक्कर में कि कोई स्टॉप या कोई रेस्ट, कोई स्टे ओवर करने वाली जगह पे कहीं पे पहुँचे और हम वहाँ पे रुके, तो कहते हैं कान के पास इनके हल्की सी आवाज़ में किसी ने बोला अजीब से लहजे में कि मैं अभी भी यहीं हूँ। अच्छा, ये बोलना था कि इनकी भी हल्की चीख निकल गई और बस अल्लाह का नाम लेते रहे और गाड़ी भगाते रहे। अब ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से हम पहुंच गए और स्टॉप पे, और उसके बाद से इन्हें तो तौबा कर ली कि रात में इन हालात में और इन कंडीशंस में इतने लेट मोटर भी तो मैंने जानी ही नहीं है, और कभी रास्ते से इस तरीके से धुंध और इसमें से किसी को के ऊपर मैंने तरस खा के किसी को लिफ्ट भी नहीं देनी। लेकिन ये कहते हैं कि आज भी कभी कभी मैं अकेला गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी में कोई पीछे बैठा है। अब ये तो 2 साल पहले की बात थी। बक्कार भाई कहते हैं कि मैं एक छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक़ है, मतलब कोई ख़ास, मतलब बड़ा जगाने से ताल्लुक़ नहीं है। और 3 साल पहले यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थीं और दिसंबर का महीना था। ये अपने सेमेस्टर ब्रेक पे घर गए हुए थे, यानी अपने गांव गए हुए थे। अब गांव तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मतलब उसी पंजाब में कहीं छोटे से गांव से इनका ताल्लुक है, और ये कहते हैं गांव ऐसा इनका है कि रात में बिल्कुल सन्नाटा होता है और एक आवाज़ नहीं होती। और इनका जो घर है वो बिल्कुल कोने पे है, यानी कि जहाँ ज़मीनें शुरू हो रही हैं और दूसरे जानिब जो है ज़मीनें, एक तरफ तो ज़मीनें शुरू हो रही हैं, दूसरी जानिब थोड़े फासले पे कब्रिस्तान भी वहीं है, यानी कि ये गांव के कोने पे है, यानी यहाँ गांव ख़त्म होता है, ये वहाँ इनका घर है। अब दिसंबर का ये महीना था, ये छुट्टी पे आए हुए थे और रात का कोई 1:30 बज रहा होगा। इनकी
आँख अचानक से खुलती है। ये कहते हैं कि मेरी आँख इसलिए खुली क्योंकि एक तो इतने सन्नाटे की आदत नहीं है, यूनिवर्सिटी वगैरह जाके आदतें ख़राब हो जाती हैं। तो कहते हैं कि इस सन्नाटे के अंदर कोई घर के बाहर दरवाजे के पास कोई चल रहा है, फिर रहा है। एहसास हो रहा है जैसे कि कोई आगे पीछे टहल रहा है। और फिर एक अलर्ट हो जाता है बंदा। अब ये कहते हैं मैं अलर्ट हो गया और मैं ये सोच में हूँ कि शायद मैं जो हूँ वहम है मेरा या कोई चीज़ है। लेकिन कहते हैं जी कि फिर भी एहसास होता रहा कि घर के बाहर कोई चल रहा है। अब ये कहते हैं कि जनाब थोड़ी देर गुजरी और मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ, हवा होगी, ये होगा, बिल्ली होगी, फलां होगा। तो दरवाजे पे किसी के नाखून खुरचने की एक आवाज़ आई। अब वो आवाज़ आई तो इन्होंने अपने छोटे भाई को उठाया कि सुन, ये आवाज़ आ रही है तुमको, ये क्या आवाज़ आ रही है? तो भाई उसने बोला नींद में कि भाई सो जाओ, वो बिल्ली बिल्ली होगी, वो नाखून नाखून तेज कर रही होगी, छोड़ो उसको, सो जाओ। अब ये कहते हैं कि इनको एहसास था कि बिल्ली नहीं हो सकती क्योंकि खरोचों की निशान आवाज़ नीचे से नहीं, दरवाजे के ऊपर से आ रही थी। बिल्ली का होना बहुत मुश्किल हो गया था। अब ये खामोश थे, जाग भी रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे कि अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। 3 दफ़ा खटखटाया। अब जब 3 दफ़ा वो दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो ये कहते हैं कि मेरी तो सांस ही रुक गई, क्योंकि इतना सन्नाटा होता है रात में कि कोई दूर से भी आ रहा हो ना तो पता चलता है कि कोई, मतलब 100 मीटर 200 मीटर दूर से चलता हुआ, 500 मीटर दूर से चलता हुआ आ रहा है तो पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। इतना सन्नाटा होता है। और इस सन्नाटे में किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया, वो भी रात को 1:30 बजे, जिस गांव में लोग 8 बजे के बाद घरों में चले आते हैं और सो जाते हैं। अब ये कहते हैं जी सांस ना आए, बिल्कुल ही हलक में मतलब दिल आ गया था। तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं जाके देखूं ये कौन है। और आवाज़ बगैर निकाले हुए इन्होंने सोचा कि मैं जाके पास की खिड़की से पर्दा हटा के झाँक लेता हूँ। अब ये कहते हैं कि जब मैंने पर्दा हटा के बाहर देखा तो एक लंबी सी अ, औरत खड़ी हुई थी जिसका एक लंबा सा चेहरा था और इंसानों से ज़्यादा लंबा उसका कद था। उसके बाल जो थे उसके चेहरे पे आ रहे थे। और बात असल ये थी कि उसके पैर जो थे वो ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, यानी ये हवा में थे। अब जनाब ये देखना था कि इन्होंने पर्दा जल्दी से बंद किया और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जिस चीज़ का डर था वो ही सच साबित हो गया कि जो भी आया है वो इंसान नहीं है। अब ये कहते हैं ये पीछे हटने लगे, मतलब उस जगह से। तो इनको उस वक्त दरवाजे पे फिर एक आवाज़ आई, लेकिन इस दफ़ा खटखटाने की आवाज़ नहीं थी। बहुत ही हल्की सी आवाज़ में, किसी औरत की आवाज़ में एक आवाज़ आई कि बेटा दरवाज़ा खोलो, मुझे मदद चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जी इनकी रूह कांप गई और इस वक्त रात के 2 बजे मेरे दरवाजे पे सन्नाटे में कौन आ गया, जिसको मैं जानता नहीं, जिसको घर वाले नहीं जानते, और वो मुझसे मदद मांग रहा है। इन्होंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। और अब ये कहते हैं कि पहले वो आवाज़ ऐसा लग रहा था थोड़ी दूर से आ रही है, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा लग रहा था करीब से, जैसे खिड़की के अंदर मुंह डाल के किसी ने आवाज़ निकाली हो। और आवाज़ जिसने दी उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। ये कहते हैं कि इतना इनका बुरा हाल हुआ कि रीढ़ की हड्डी तक में ठंड उतर गई।
अब ये कहते हैं कि मुझे उस वक़्त याद आया कि दादी कहा करती थी कि जिन जो होते हैं वो इंसान की आवाज़ में अक्सर दरवाज़ा खोलने को बोला करते हैं। तो मैंने ज़ोर-ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और जैसे ही इन्होंने उसके जवाब में ये आयतें पढ़ना शुरू की, बाहर से एक बहुत ही अजीब किस्म की चीख सुनाई दी, जो इन्होंने पहले कभी ऐसी चीख नहीं सुनी। अब ये कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद इन्होंने दोबारा खिड़की से बाहर झाँका। अब ये कहते हैं जब बाहर झाँका तो इनको गीली ज़मीन जो इनके घर के सामने मट्टी थी, गीली ज़मीन पे इनको कुछ निशानात पैरों के नज़र आए। इसके अलावा इनको और कुछ नज़र नहीं आया। अब ये कहते हैं कि जैसे ही सुबह हुई, रात तो इनकी बर्बाद, ये तो सोए नहीं, लेकिन जब सुबह हुई तो इन्होंने अपने अब्बा को फ़ौरन जाके ये निशानात दिखाए कि रात में ऐसा-ऐसा हुआ। और अब्बा इनको बहुत दिलासे दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोल के बाहर देखा और निशानात को देखा तो उनका भी रंग उतर गया, क्योंकि ये कहते हैं कि वो निशान उल्टे पैरों के थे, सीधे के नहीं थे। अब ये कहते हैं जनाब, उन्होंने सिर्फ जवाब में ये सब देखने के बाद कहा कि इस घर के पास एक पुराना कब्रिस्तान है और लोग कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में कोई चीज़ रात में घूमती है और उससे लोग दूर रहते हैं। कहते हैं उस दिन के बाद से मैंने कभी रात को खिड़की के बाहर देखना या दरवाजे को खुला रहना की हिम्मत नहीं की, हमेशा हर चीज़ बंद रखी। लेकिन कहते हैं 2 दिन 3 दिन के बाद ये थोड़े ठंडे हो गए और फ़ोन यूज़ कर रहे थे। कहते हैं खिड़की पे फिर किसी चीज़ की खुरचने की आवाज़ आ रही थी, तो इनको लगा कि कोई बिल्ली बिल्ली खिड़की पे आ गई है। तो इन्होंने पर्दा हटाया और बाहर इन्होंने क्या देखा, एक औरत खड़ी है जिसका एक लंबा सा चेहरा है, उसकी आंखें पूरी काली हैं और मुस्कुरा रही है और इनकी तरफ देख रही है। इनके पर्दा हटाते ही उससे जब आंख मिली तो उसने सिर्फ इतना इनसे कहा कि कल रात तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। कहते हैं जी मेरी चीखें निकल गई और मैं पीछे की तरफ गिरा और मुझे फिर होश नहीं क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो सारे घर वाले मेरे इर्द गिर्द जमा थे, और इनको जब मैंने बताया कि वो चीज़ क्या देखी तो उन्होंने कुछ ने इनकी बात पे यकीन किया और कुछ ने नहीं किया, और बस ये तय पाया कि भाई तुम छुट्टी गुजारो और तुम वापस जाओ लाहौर, या जहाँ भी ये थे यूनिवर्सिटी में, और इस बात को ख़त्म करो। ये कहते हैं कि उस रात अगर मैं गलती से दरवाज़ा खोल देता मदद के लिए तो आज पता नहीं होता भी नहीं होता। तो थैंक यू वकार भाई फॉर राइटिंग दिस इन, और जब दोबारा कभी गांव जाना हो तो लोगों से इस बारे में पूछ के हमें ज़रूर बताइएगा क्या सुनने को मिलता है और इस बारे में। अब आगे बात करते हैं डॉक्टर उमर साहब की, और ये बताते हैं इनकी ताया की कहानी। 1973 का ये टाइम बताते हैं, इनके ताया ने MBBS कंप्लीट किया था और कराची में प्रैक्टिस शुरू करना चाहते थे कि उस ज़माने में कुछ हालात कुछ अच्छे नहीं थे और ग्रेजुएट डॉक्टर्स को मैंडेटरी आर्मी सर्विस में डाला जा रहा था 5 साल के लिए। इन्होंने फैसला किया कि मुझे ये काम नहीं करना, और ये अपने एक और रिश्तेदार के साथ के उसके ऊपर रेफरेंस पे ये सऊदी अरब चले गए, जद्दा। अब ये कहते हैं वो काफ़ी अरसे से रिश्तेदार इनके जद्दा में थे और उनके अच्छे कनेक्शंस थे, उन्होंने इनको डॉक्टर की ड्यूटी पे एक गवर्नमेंट सेक्शन में कहीं पे लगवा दिया, जिस पे ये बड़े खुश थे। उसमें ये था उस प्रोग्राम में कि डेजर्ट के अंदर रिमोट विलेजेस हैं
जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट होगा, उसमें इनको फॉरेन वैकेंसी मिल गई और 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे इनको भर्ती कर लिया गया। अब जब ये जॉब मिली, इनके ताया बहुत खुश थे और एक गांव में इनकी पोस्टिंग भी हुई, जो रेगिस्तान के दरमियान था और ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, छोटी छोटी झोपड़ी और इस तरह का मतलब इलाका था। ह- हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा वहाँ गाड़ी आती थी सप्लाईज देने के लिए, इसके अलावा वो सन्नाटे में ही रहते थे। वो इस तरह की जगह थी, ना कोई बिजली था ना कोई गैस थी, और अलग मसाइल थे, लेकिन सब सेट था। अब जाने से पहले लोगों ने ताया को इनके कहा कि अगर आपको वहाँ सहरा में कुछ अजीब सा नज़र आए तो उसको इग्नोर कर दिएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। इनको ये बात बड़ी अजीब लगी कि क्या मतलब हुआ इस बात का, लेकिन जाने से पहले हर आदमी इनको यही बात कहता था। अच्छा, फलां गांव जा रहे हो, तो वहाँ कभी कुछ दिख जाए तो उसे मुखातिब नहीं होना, उसको इग्नोर करना, उस तरह की बात होती रही। बहरहाल वो दिन आ गया कि ये गाड़ी में बैठे और ये गांव के लिए रवाना हो गए। शाम हो चुकी थी जब ये वहाँ पहुँच रहे थे, और ये कह रहे हैं आसमान पे सूरज की आखिरी लाली रह गई थी और रेगिस्तान में की एक अजीब साया फैल रहा था। और गाड़ी की खिड़की से इन्होंने देखा कि रेगिस्तान की अंदर ज़मीन पर, मतलब रेत के बीच, टीलों के बीच में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ज़मीन में से इंसानी सर निकले हुए थे, और उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे कि उनमें से हल्की सी रोशनी निकल ली, और वो कोई 15-20 सर थे जो ज़मीन में से निकले हुए थे। और वो जब इन्होंने उस तरफ देखा तो वो सारे पलट के इनकी तरफ एक साथ देखने लगे, और ये हैरत ज़दा हो गए कि ये कौन लोग हैं जो ज़मीन में, मतलब गर्दन तक दफन हुए हैं, और इनके सर। तो इन्होंने ड्राइवर को मुखातिब किया कि भाई ये क्या है, और जब तक उस तरफ वापस पलटे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा, जाते हुए जब ये बोला तो ड्राइवर ने भी टूटी फूटी उर्दू में और अरबी में इनको कहा कि यहाँ चीज़ों पे तवज्जो ना दे, जैसा जो नज़र आता है बस उसको इग्नोर करो, अपने काम से काम रखें। बहरहाल ये जगह पहुँचे, एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी जहाँ पे इनको ड्यूटी करनी थी। इनके साथ एक कंपाउंडर भी था, और एक बेसिकली मट्टी और लकड़ी का हट था जो इनको मिला था, उसमें इनको रहना था। अब इनको समझ में आया कि भाई ये लोग जो हैं वो इतना यहाँ का क्यों कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही वीराना सन्नाटा है, इधर तो कुछ भी नहीं है। अब ये कहते हैं जनाब, कभी कभी मगरिब के बाद या दोपहर में ये बिल्कुल सन्नाटे टाइम होते थे जहाँ कोई नहीं होता था, ये डिस्पेंसरी से बाहर निकलते थे कभी, तो उनको रेगिस्तान के अंदर 8 9 10 फीट के लोग खड़े हुए नज़र आते थे, साई नज़र आते थे, जो कि खड़े होते थे एक नज़र और दूसरी नज़र गायब हो जाते थे। और जो भी नज़र आता था वो नकल हरकत कुछ नहीं कर रहा होता था, बस वो एक तरीके से खड़ा घूर रहा होता था, और वो बस झटके में ही गायब हो जाता। अब कह रहे हैं शुरू में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा था कि ये तो बस एक आम सी यहाँ की हकीकत है इस गांव की, जो कि पुराना है, और आप फंसे हुए हैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो आप सीधा वापस जाएंगे, या हो सकता है आपको अंदर भी कर सकते हैं। बहरहाल, और ये एक सिलसिला चलता रहता था, इनका इनका कंपाउंडर ये चीज़ें देखते रहते थे। एक रात क्या हुआ कि कंपाउंडर साहब के सामने एक बिच्छू आ गया। काला सा बिच्छू था वो, और काफ़ी बड़ा सा था। उसने फ़ौरन उसको मार दिया कि ये कहाँ से आ गया, और उसको मारने के बाद बात ख़त्म हो गई, और फिर भूल गए इस बात को। रात को ये सो गए। दोनों रात को अचानक से उठे, क्योंकि ऐसा लग रहा था पूरे घर को चारों तरफ से लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं,
और ये धड़-धड़ की आवाज़ों से जाग गए और ऐसा महसूस हो रहा था कि चारों तरफ से एक बड़ी भीड़ आई हुई है जो कि दरवाज़े पीट रही है और कभी भी अंदर घुस जाएगी और इनका तो बस काम ख़राब हो जाएगा। इनको समझ में नहीं आई ये क्या हो रहा है और ये कहते हैं हर तरफ क्या छत पे भी कोई पीट रहा था, मतलब छत पे भी लोग चढ़ के अंदर की तरफ पीट रहे थे उस जगह को। अब जनाब बाहर जाके खिड़की से बाहर कंपाउंडर साहब ने जब झांका तो कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है और आंखें ख़राब हो गई क्या हो गई। तो जब बाहर खड़े हुए देखा तो बाहर बहुत सारे साए थे जिनके लंबे लंबे कद थे, 10-10 फीट लंबे, और वो इनके इस मकान को, लकड़ी के हट को पीट रहे थे। इनको बहरहाल अचानक ख्याल आया कि ये जो हो रहा है ये नॉर्मल इंसानी चीज़ नहीं है। फिर इन लोगों ने आयतें वगैरह और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं आयतें पढ़ना शुरू कर दी, फिर भी ये सब सिलसिला चलता रहा। मारपीट बाहर दरवाज़ों पे होती रही। फिर उसको ख्याल आया कंपाउंडर को कि मैंने एक अदद बिच्छू मारा था दिन के टाइम, और उसने रो रो के अपनी गलती की माफ़िया मांगना शुरू की। ये आयतें पढ़ते रहे और ये माफ़िया मांगते रहे और वो ठोकरें तेज़ होती गईं और धड़ धड़ होती गई। ये सिलसिला फजर तक चला, जिसके बाद अचानक से सब ठीक हो गया। बिल्कुल सन्नाटा हो गया, जैसे कि कोई भी नहीं था। अब ये कहते हैं कि जैसे तैसे कुछ ही मतलब इनके ताया ने तो वहाँ वक्त गुजारा, और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि रेगिस्तान में साए नज़र आना रूटीन की बात उनके लिए हो गई थी। कभी दूर खड़े होते थे, कभी खड़े करीब खड़े होते थे, और कभी इन्हीं झोपड़ियों और घरों के दरमियान से गुजर रहे होते थे जिनके लोगों की ये खिदमत करने के लिए वहाँ मौजूद थे। आवाज़ें भी आती थी रात को, लेकिन ये 3 साल के लिए वहाँ फंसे हुए थे और ये कुछ कर नहीं सकते थे। कहते हैं इस जगह का नाम वो लेते नहीं, और कहते हैं कि इंसान को कभी कभी गर्मी और रेत से डरने, सन्नाटे से डरना नहीं चाहिए, किसी और चीज़ से डरना चाहिए जो कि रेगिस्तानों में भरी पड़ी हुई है। तो बहरहाल ये उनका सिलसिला था। और कहते हैं कि अजीब, पहली दफ़ा जब उस क्लिनिक ये आए थे, दीवारों पे आयतें वगैरह लगी हुई होती हैं, सब कुछ लगा हुआ होता है, और उस क्लिनिक में जो आयत या जो चीज़ लटकी हुई थी वो मतलब एक ऐसा वर्स लटका हुआ था जिसमें इसका था कि अल्लाह कहता है एंजल से टू प्रोस्ट्रेट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एडम अलैहिस्सलाम। सब ने उसके हज़रत आदम के सामने सजदा किया, इबलीस के अलावा। तो ये कहते थे ये जो लिखा था वहाँ, उसका तुक उन जब वहाँ आए थे समझ में नहीं आया कि लोग तो आयतल कुर्सी चारों कुल लटकाते हैं, तो ये क्यों लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ रह के फिर इनको एहसास हुआ कि क्यों लिखा हुआ था। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी स्टोरीज। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आपसे इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होती है दूसरे के साथ। तो प्लीज़ कीप सेंडिंग योर स्टोरीज, और अनकरीब आपके पास नया कंटेंट लेके पहुंचते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।